हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का, है ना, हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ था इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आपने वो सब कवर नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप पहले वो कवर करें, उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2 वाले लेक्चर को देखें। तो आज की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल्स क्या क्या होती हैं, जैसे कोकोमो मॉडल हो गया या फिर फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजों को देखेंगे। देन प्रोजेक्ट क्लोजर क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन जैसे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम मेजर पोर्शन जो है हमारे जिस सब्जेक्ट का, इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ट्राई किया है कि जो भी सिलेबस है वो मैं सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देख के ही मेंटेन करके चलूं और आपको आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज हिट द लाइक बटन, जिससे मैं और ऐसी अच्छा अच्छा जो लेक्चर्स हैं और सब्जेक्ट्स को मैं कवर कर पाऊँ और आप तक पहुंचा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी होता क्या है? हम किसी भी चीज की क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी का मतलब होता है कितना अच्छा चीज है ना, कितना मस्त है, कितना अच्छा है, क्वालिटी है ना, इसी को हम बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट्स द स्टेटेड एंड implied नीड्स ऑफ इट्स स्टेकहोल्डर्स, measured through a set of well defined attributes, है ना। तो इसका मतलब कितना अच्छा है कोई सॉफ्टवेयर, उसी को मापने का एक तरीका है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी। या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है? कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, कितना वो बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट्स, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उससे अलाइंड है। फिर दूसरा है फिटनेस ऑफ पर्पस, क्या जिसके लिए वो बनाया गया है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास घड़ी है, घड़ी पहनने के लिए बनी हुई है ना। तो वो बेसिकली हम पहनते हैं, तो वो क्या हम पहन पा रहे हैं? ऐसा घड़ी तो कोई नहीं बना दिया कि हम पहन ही नहीं पा रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा फिटनेस फॉर पर्पस। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या यूजर्स जो है, कस्टमर्स जो है, क्या वो खुश है या फिर वो बेसिकली उनका लाइक बहुत ही इजीनेस हो रहा है कि वो यूज कर पा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को। ये सारी चीजें देखी जाती है दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर। क्या क्या देखी जाती है? कंफर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, देन फिटनेस फॉर पर्पस एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हाँ, अ गुड सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड यूजर्स लाइक टू यूजिंग इट। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी का डेफिनेशन। बाकी आगे बात करते हैं कि हमारे, जो मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, है ना, कुछ ऐसे हमारे पास डिग्री होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को देखते हैं, जिससे वो वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को मीट कर पा रहा है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारे चार डोमेन में बांटा गया है। एक होता है रिलायबिलिटी, एक होता है यूजेबिलिटी, फिर आता है दोस्तों हमारा मेंटेनेबिलिटी और एक आता है एडेप्टेबिलिटी। ये चार मेजर हमारे डोमेन्स हैं जिसमें हमारा 20 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करा गया है। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या डोमेन्स हैं। तो पहला आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? वर्क्स विदाउट फेलियर और क्रैश। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बिना किसी फेलियर या फिर क्रैश होने से, विदाउट एनी फेलियर हमारा वर्क होना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली अगर मैं उसको टू एक्स इंटू टू दूं, तो वो हमारे पास, और एक्स की वैल्यू में पास करूँ टू, तो आउटपुट हमारा फोर आना चाहिए, फाइव नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया करेक्टनेस, गिव्स करेक्ट आउटपुट ऑल्सो। सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट स्पेसिफिकेशंस को मीट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिजन, अगर मान लो मैं एक्स इज इक्वल टू टू दूंगा तो फोर आ रहा है, और एक्स इक्वल टू थ्री दे रहा हूँ तो भी फोर आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब करेक्ट प्रिसीजन नहीं है, आउटपुट सही हर बार नहीं आ रहा। तो सेम करेक्ट रिजल्ट एवरी टाइम वी वांट, कंसिस्टेंट एंड प्रोड्यूस्ड विद प्रिसीजन। रोबस्टनेस क्या होता है? अगर कोई एरर आता है, कोई अगर मान लो मिसकंसेप्शन आता है या कुछ भी आता है, तो वो उसको अनएक्सपेक्टेड इनपुट को या फिर एरर को हैंडल कर पाए, हमारा सॉफ्टवेयर टॉलरेट टॉलरेट कर पाए। फिर आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का क्या मतलब होता है? एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिंपल टू यूज होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिससे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा बढ़े। ठीक है। एंड लास्टली वी हैव ट्रेसेबिलिटी। ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? एक्सटेंड टू विच एन एरर कैन बी ट्रेस्ड एंड ऑर्डर टू फिक्स। एरर जो है, अगर कोई एरर है भी हमारे सॉफ्टवेयर में, तो हम इजीली उसको ट्रैक कर पाए एंड देन उसको फिक्स कर पाए हम, है ना। तो ये हो गया दोस्तों रिलायबिलिटी के अंदर। रिलायबिलिटी वाला जो डोमेन था उसके अंदर ये पांचों चीजें आती है।
देन दोस्तों आता है हमारा यूजेबिलिटी। अब यूजेबिलिटी क्या होता है? एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट, अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर, है ना। हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज होना चाहिए। देन एक्यूरेसी उसके अंदर आता है कि हमारा जो भी प्रिसीजन है, मीटिंग द स्पेसिफिकेशन विद सिमिलर रिजल्ट, जो है वो सही एक्यूरेट होना चाहिए। क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली एक्यूरेटली हमें लिखना चाहिए, है ना। कंफर्मिटी ऑफ द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कॉन्फॉर्म करे इट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट की, बेसिकली नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी जिस एनवायरनमेंट में भी वो काम कर रहा है, जिसमें ऑपरेट कर रहा है वो, उसको वो क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। देन आता है कंप्लीटनेस। इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर है स्पेसिफाइड फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस जो है, जितने भी फीचर्स है जो कि हमारा रिक्वायर्ड फीचर्स होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर। फिर आता है एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कोड रिक्वायर्ड बाय द सॉफ्टवेयर, बेसिकली कितना रिसोर्सेज या मेमोरी टाइम यूज कर रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बेसिकली हमारा एफिशिएंसी। टेस्टेबिलिटी क्या होता है? एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट सॉफ्टवेयर, बेसिकली इजी टू यूज होना चाहिए, टेस्ट कितना एफर्ट लग रहा है हमें कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। मेंटेनेबिलिटी, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर, दैट इज बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है उससे हम इजीली बग्स को फिक्स कर पाए और लोकेट कर पाए। मॉड्युलरिटी क्या होता है? हम अपने सॉफ्टवेयर को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में बांटते हैं जिससे काम आसान हो पाए, एंड हम क्या करें, टेस्टिंग डीबगिंग वगैरह जो है वो इजीली कर पाए अगर हम मॉड्यूल में बांट देंगे तो। देन आता है रीडेबिलिटी। सॉफ्टवेयर बेसिकली रीडेबल होना चाहिए, कोड अगर हमने लिखा है तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड होना चाहिए, कमेंट्स वगैरह अच्छी तरीके से होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, कैन एडजस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। ऐसा होना चाहिए कि वो बेसिकली नए नए टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट हो पाए, एडजस्ट कर पाए खुद को, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है। देन मॉडिफाइबिलिटी, दैट इज बेसिकली कितना एफर्ट लग रहा है, मैं अगर कोई सी चीज को मेरे को अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना है तो कितना एफर्ट लग रहा है, कितना समय लगना चाहिए, हमारा इजी टू हमारा मॉडिफाई होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होना चाहिए। देन आता है एक्सपैंडेबिलिटी, दैट इज बेसिकली हम और ज्यादा अगर अपने सॉफ्टवेयर को एक्सपैंड करना चाहते हैं और फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर पाए विदाउट एनी अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। देन आता है लास्ट, पोर्टेबिलिटी, दैट इज बेसिकली एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। बेसिकली अगर मान लो कि दोस्तों मैं लिनक्स में कोई प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, मान लो ए प्रोजेक्ट है मेरा और वो मैं चला रहा हूँ, बट मैंने शिफ्ट किया, मैंने मैक आईओएस पे फॉर एग्जांपल, तो आईओएस में अगर मैंने शिफ्ट किया है तो इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सेम चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बग देने लगा या फिर एरर देने लगा, हमें ये नहीं चाहिए। तो पोर्टेबिलिटी वही इंश्योर करता है। अब इतना 20 थे ना हमारे पास, 20 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे, 20 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे, है ना। मैकॉल्स जो थे, जिम मैकॉल, दैट इज 1977 में उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट टू कैटेगराइज आवर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन कैटेगरी दी, है ना। उन्होंने तीन कैटेगरी दी और तीन कैटेगरीज में 11 फैक्टर्स उन्होंने लिए, नॉट 20 फैक्टर्स, ओनली 11 फैक्टर उन्होंने लिए। और उन्होंने क्या किया, पूरे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट है उन्होंने उनको समझाया। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को तीन कैटेगरी जिसमें 11 फैक्टर्स है उसको बांटा, तीन जो हमारे कैटेगरीज है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। तो देख लेते हैं कैसे दिखता है, ये देखो। प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर हमारे पास आता है ये पांच चीजें: करेक्टनेस, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी। प्रोडक्ट रिवीजन में मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। प्रोडक्ट ट्रांजिशन के अंदर पोर्टेबिलिटी, रियूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली 11 फैक्टर्स थे जिसको हम मैकॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑपरेशन की बात करूं तो ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, कन्वीनियंस के बारे में बात करता है, ईज ऑफ यूसेज के बारे में बात करता है और करेक्टनेस के बारे में बात करता है। करेक्टनेस आपको पता ही है कि आप, मैंने जो बताया आपको एक्सप्लेन भी किया था कि वो क्या स्पेसिफिकेशंस को मीट कर पा रहा है कि नहीं, जो भी हमारा एक्यूरेसी है वो मीट कर पा रहा है कि नहीं, एफिशिएंसी, यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंटीग्रिटी, अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है ना, ऑथराइज एक्सेस होना चाहिए, रिलायबिलिटी, फेलियर फ्री होना चाहिए, यूजेबिलिटी, इजी टू लर्न एंड ऑपरेट होना चाहिए। देन हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्ट रिवीजन। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे इसके अंदर होता है factors pertaining and to testing and maintainability of software. They indicate the ease of maintenance, flexibility and testing effort, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा इजी है मेरे को अगर किसी चीज को मॉडिफाई करना है, वही बात है मेंटेनेबिलिटी का डेफिनेशन, कि किस तरीके से मैं अपना टेस्टिंग और मेंटेनेबिलिटी के लिए अपने मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने सॉफ्टवेयर को,
टेस्ट करने के लिए या फिर कितना मॉडिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इजी है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी आता है इसमें, एफर्ट टू लोकेट एंड फिक्स एरर, फ्लेक्सिबिलिटी मॉडिफाई करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एफर्ट टेस्ट सॉफ्टवेयर फंक्शन एज इंटेंडेड, फोकस हमारे पास यहाँ पे डेवलपर होना चाहिए और यहाँ पे फोकस यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने में होता है। लास्ट होता है दोस्तों प्रोडक्ट ट्रांजिशन। ये क्या होता है, हमारे पास फैक्टर्स कंबाइंड व्हेन अ प्रोडक्ट इज ट्रांसफॉर्म वन वन प्लेटफॉर्म, मैंने बात बता दिया था। प्रोडक्ट ट्रांजिशन, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, रीयूजेबिलिटी होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आप गो थ्रू कर सकते हो। फोकस हमारा फ्यूचर यूज और कंपैटिबिलिटी होता है। अब क्वालिटी क्राइटेरिया हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं बिहाइंड द फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स पढ़े तो उसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे ऑपरेटेबिलिटी एक होता है, इजी टू ऑपरेट होना चाहिए हमारा, ये बेसिकली अंदर लो लेवल हमारा आ जाता है। लो लेवल क्राइटेरिया होता है हमारे किसका, क्वालिटी एट्रीब्यूट का। तो इसमें हमारे पास ट्रेनिंग बेसिकली इजी फॉर न्यू यूजर्स, ट्रेनिंग होना चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी होना चाहिए, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, स्पीड होना चाहिए, डेटा कॉमनलिटी, स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट हम यूज करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। अब ये जो ऑपरेटेबिलिटी है वो यूजेबिलिटी वाले क्वालिटी एट्रीब्यूट में यूज होता है। ठीक है, यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग भी सेम, स्टोरेज और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी में यूज होता है। मेंटेनेबिलिटी में जो हमारा मॉड्युलरिटी और सिंप्लिसिटी यूज होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं और वही चीज इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये कुछ क्राइटेरिया है। इनपुट आउटपुट वॉल्यूम, इनपुट आउटपुट रेट, ये सारे हो गए हमारे लो लेवल, वेरी लो लेवल, हमारे टेक्निकली डिटेल्स में हमारा चले जाता है। और उसके बाद इसका मीनिंग हमारे पास ये होता है और ये कहाँ यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजेबिलिटी में ऑपरेटेबिलिटी ट्रेनिंग हो सकता है, इंटीग्रिटी में ये हो सकता है, रिलायबिलिटी में, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में कौन सा हमारा क्वालिटी क्राइटेरिया यूज होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यू कैन गो थ्रू दिस, दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है दोस्तों बोहेम्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। 1978 में, जस्ट एक साल बाद में कॉल्स के, हमारे बोहेम्स भाई साहब आते हैं और उन्होंने भी अपना बहुत एक योगदान दिया है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर में, बहुत ज्यादा योगदान इनका रहा है ना। तो क्या क्या है वो एक बार देख लेंगे हम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जैसे इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, जस्ट सेकेंड गाइस। ये सॉफ्टवेयर बोहेम्स मॉडल क्या बताता है कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको तीन लेवल्स में बांट दिया। एक होता हमारा प्राइमरी यूजर, ठीक है, एक था हमारा प्राइमरी यूजर एक लेवल, फिर इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्ट एक लेवल, और एक होता है प्राइम प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट एक लेवल। तो ये तीन लेवल्स में हमारा कुछ कुछ चीजें आती हैं, तो आप उसको नेट से निकाल के देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिख रखा है कि आप इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार। तो इन्होंने क्या बोला, तीन लेवल्स में, प्रिमिटिव, देन प्राइमरी यूजर्स एंड देन इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्ट, तीन लेवल में बांटा। प्रिमिटिव जो कंस्ट्रक्ट था बेसिकली उसका क्या मतलब था, आप देख सकते हो यहाँ पे, लीफ लेवल, जो कि बेसिकली एकदम रूट नोड है, सॉरी लीफ लेवल है ना। हाँ, तो लीफ लेवल जो है था हमारा, लीफ लेवल मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल जो था, लास्ट लेवल। इंक्लूड द डिवाइस इंडिपेंडेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, और ये पूरी चीजें। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो पूरा, जब डायग्राम देखोगे तो आपका बोहेम्स वाला भी तीन लेवल में आ जाएगा। देन दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ISO 9126 क्वालिटी मॉडल। ये क्या होता है दोस्तों, ISO 9126 जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, डिफाइनिंग द 6 टॉप लेवल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इन्होंने टॉप 6 हमारे पास एट्रीब्यूट बता दिए और उनके अंदर अलग अलग और भी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जैसे रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी, ये छह उन्होंने बोल दिए, कैटेगराइज कर दिया हमारे 6 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को। अब उसके अंदर जैसे फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी के अंदर बेसिकली हमारे पास किसके लिए बना है, अचीवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ बेसिक पर्पस, है ना। इसके अंदर सुटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी आता है, आप ये याद रख सकते हो। देन आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर दोस्तों हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कितना रिलायबल है परफॉर्मेंस के लिए, फेलियर मतलब बेसिकली हमारा फेलियर या फिर क्रैश नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिलायबिलिटी, तो उसके अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर ड्यू टू फॉल्ट्स इन सॉफ्टवेयर, मैच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, कितना हमारा परफॉर्मेंस बेसिकली हैम्पर हो रहा है ड्यू टू द फेलियर। देन रिकवरेबिलिटी, दैट इज बेसिकली अगर कितना एफर्ट या कैपेबिलिटी हमारे पास है तो रिकवर या फिर री एस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस एंड रिकवर द डेटा आफ्टर एनी फेलियर, ठीक है। यूजेबिलिटी क्या होता है, effort needed for use or individual assessment of such understandability, learnability, और ये usability का मतलब easy to learn,
इजी टू लर्न एंड यूज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन आता है दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंट है टाइम और मेमोरी। बेसिकली टाइम कम लगना चाहिए, मेमोरी कम यूज करना चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखनी है। सॉरी, मेंटेनेबिलिटी, effort needed to make modifications including improvements and adaptations इंक्लूडिंग दी। बेसिकली मेंटेनेबिलिटी क्या हो गया हमारे पास, एफर्ट नीड टू मेक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई या फिर चेंज करने में कुछ भी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कितना एफर्ट लग रहा है। एनालाइजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, स्टेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी, ये पॉइंट्स है, आप गो थ्रू कर सकते हो, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। पोर्टेबिलिटी वही बात है कि अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहा हूँ या एनवायरमेंट में चेंज कर रहा हूँ, तो कितना एबिलिटी उसके पास है, कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है। उसमें आता है एडेप्टेबिलिटी, कि अलग अलग हमारे एनवायरनमेंट्स को, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट कर पाए हमारा सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेबिलिटी, कितना इजी है हमारा इंस्टॉल करने में कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर को। कन्फर्मेंस, बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द पोर्टेबिलिटी। एंड रिप्लेसेबिलिटी, एफर्ट्स ऑफ यूजिंग इट इन द प्लेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, है ना। तो अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर की जगह, तो फिर कितना मेरे को यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ISO 9126, है ना। ये क्या था, ISO 91। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हमने पढ़ा, जो कि 20 एट्रीब्यूट्स थे। फिर हमने मैकॉल्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट पढ़ा, जिन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास तीन कैटेगरीज है और 11 फैक्टर्स है, इनके बेसिस पे हमारे पास हो गया था। फिर बोहेम्स भाई साहब आए। बोहेम्स भाई साहब ने क्या बोला, बोहेम्स भाई साहब ने अपना 3 लेवल बताया, और 3 लेवल के अंदर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा ISO 9126 मॉडल, है ना। तो इसके अंदर भी हमने देखा 6 कैटेगरीज है, 6 मेजर कैटेगरीज है, उसके अंदर सब पार्टिकल्स हमारे पास इधर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, CMM मॉडल। ओके। तो दोस्तों ये CMM मॉडल क्या है, CMM दैट इज कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल। इन्होंने ये डेवलप हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI एट कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में। हमारा ये जो है बेसिकली डेवलप हुआ था। ये एक स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना यहाँ पे शायद रह गया, strategy for improving the software processes irrespective of actual life cycle model. It defines use, ठीक है। मैंने हालांकि यहाँ पे लिख भी रखा है कि हमारा यूज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो तरीका होता है कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर बन सकता है, उस तरीके को ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। कैसे, ये 5 स्टेजेस इन्होंने दिया है। उस स्टेजेस से हमारे पास होता है इनिशियल स्टेज, रिपीटेबल स्टेज, डिफाइंड स्टेज, मैनेज्ड स्टेज एंड देन ऑप्टिमाइजिंग स्टेज। इसमें क्या क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एडहॉक प्रोसेस होता है, रिपीटेबल में हमारा बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफाइंड में प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस मेजरमेंट, एंड लास्ट में आता है प्रोसेस कंट्रोल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। क्या होता है मैं आपको एक करके समझा देता हूँ। इनिशियल में लोएस्ट लेवल हमारे पास होता है, ऑर्गेनाइज डू नॉट हैव स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिस प्लानिंग एंड दिस एडहॉक प्रोसेस हमारे पास हो गया। इन अनडिसिप्लिन मैनर के अंदर हमारे पास ये होता है। बेसिकली यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, एवरीथिंग इज रैंडम एंड टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आर अनप्रेडिक्टेबल। तो उस स्टेज में हमारे पास क्या करते हैं, सक्सेस जो है डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअल इंसानों के ऊपर, किस तरीके से वो काम करेंगे। गुड प्रोजेक्ट टीम के ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। इनफेक्टिव प्रैक्टिस यूज करते हैं, कुछ पता नहीं होता, इनिशियल एकदम खोखला एडहॉक प्रोसेस हमारा इसलिए बोला जाता है। रिपीटेबल का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लानिंग जो है सॉफ्टवेयर बनाने की हमारा एग्जिस्ट करता है, कि हमारा प्रोडक्ट कैसे एस्टेब्लिश होगा, हमें कुछ पॉलिसीज वगैरह बना रखी है, कुछ प्रोसीजर वगैरह बना रखा है, प्लानिंग वगैरह हमें पता है किस तरीके से, हमारे पास एडहॉक नहीं है बट पता है थोड़ा बहुत प्लानिंग हमें पता है, इफेक्टिव प्रोसेस पता है किस तरीके से हमारे पास होगा, पास्ट एक्सपीरियंस हमें यूज कर सकते हैं हम, और फिर बेसिक प्लानिंग हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोजेक्ट कैन बी रिपीटेड, है ना। तो ये हमारा रिपीटेबल इसलिए आ गया। डिफाइंड के अंदर हमारे पास प्रोसेसेस जो है हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोसेसेस जो है एस्टैब्लिश एट दिस लेवल है यूज बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टेक्निकल स्टाफ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इफेक्टिवली कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं, ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे। रिफाइंड डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए डिफाइंड बोला जाता है। वेल डिफाइंड प्रोसेस इंक्लूड इनपुट स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस एवरीथिंग, है ना। लास्ट में आता है हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट आता है हमारा मैनेज्ड। मैनेज्ड लेवल में हमारे पास क्या होता है, गोल्स फॉर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर सेट द ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट प्रोग्राम, ये सब ठीक है। मेन है कि यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर्ड होता है, जो भी परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते हैं, क्वालिटी ट्रैकिंग हम करते हैं डेटा का,
यूजिंग द डेटा, क्या क्या हमारे पास आ रहा है उससे क्वालिटी हमारे सॉफ्टवेयर की हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं या फिर ट्रैक करते हैं। देन आता है दोस्तों हमारा ऑप्टिमाइजिंग वाला स्टेज, दैट इज द मेन लास्ट स्टेज। ऑप्टिमाइजिंग के अंदर हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में फोकस रहता है। यहाँ पे ये फ्यूचर यूज के लिए हम बात करते हैं कि फ्यूचर कैसे चलेगा, कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं, प्रिवेंट डिफेक्ट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, डिफेक्ट प्रिवेंट करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब की प्रोसेस एरियाज क्या क्या होती है, क्योंकि देखो, क्योंकि लेवल वन जो है वो एडॉक प्रोसेस है, तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो की हमारा प्रोसेस है, कुछ होता ही नहीं है, जो करना है करो की लेवल वन में। लेवल टू से असली काम चालू होता है, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो था हमारा, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो रिपीटेबल वाला था, उसमें हम बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जिसे हम लोग एस्टेब्लिश कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं किस तरीके से होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं। लेवल थ्री में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन एंड अलग अलग चीजें और भी करते हैं, तो आप ये देख सकते हो। लेवल फोर में क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट हम करते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में डिफेक्ट प्रिवेंशन, टेक्नोलॉजी चेंज, प्रोसेस चेंज, ये सब आप कर सकते हैं। की प्रोसेस एरियाज जो है आप बना बना के अपने क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है उसमें आप बना के लिख सकते हो। जो मेन कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या था हमारा CMM मॉडल, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है ISO 9000, मतलब 9000 नहीं 9000 सीरीज। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास ISO सीरीज जो है वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है डीलिंग विद द क्वालिटी सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटी अश्योरेंस पर्पसेस। 5 रिलेटेड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये हमारा हो गया ISO 9000, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ क्लॉज होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मैपिंग ISO 9000 एक क्लॉज टू द CMM, हमारा जो कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल है, तो हमारा कहाँ पे वो मैच कर रहा है। जैसे हमारा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी पॉलिसी डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड, CMM सॉफ्टवेयर क्वालिटी एज इंश्योरेंस हम यूज कर सकते हैं। तो कहाँ ISO 9001 जो है वो कहाँ यूज होता है हमारा CMM में, वो हमारा यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा CMM है, दैट इज कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट में भरोसा रखता है। वाइल जो आईएसओ है 9001, वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल क्वालिटी सिस्टम के लिए, वो हमारा इस पे भरोसा करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज बेसिकली हमारा सिक्स सिग्मा। इस सिक्स सिग्मा क्या है, अब वो सिग्मा मेल वाले लोग नहीं आ जाएंगे यहाँ पे। सिग्मा मेल अलग है और सिक्स सिग्मा अलग है। सिक्स सिग्मा क्या है, एम्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट that satisfies the customers and minimizes supplier losses to the point that is not cost effective to pursue tighter quality। क्या मतलब है इसका, सिक्स सिग्मा एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे और सप्लायर के लॉसेस को मिनिमाइज करे टू द पॉइंट दैट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू परस्यू टाइटल दिस। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा क्या करता है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई, ठीक है, एंड सप्लायर जो है, सप्लायर जो है उसका जो लॉस है उसको मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज और सेटिस्फाई करता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, सप्लायर की लॉसेस को मिनिमाइज करता है। तो डेटा ड्रिवन मेथड है टू रिड्यूस, टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस द इफेक्ट्स। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा तो यही हो गया। अब एक आता है टॉपिक हमारा सेवन के अंदर, डायमैक साइकिल। डायमैक साइकिल क्या होता है, बेसिकली डायमैक का मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डायमैक का मतलब डिफाइन, मेजर, और ये पूरा साइकिल चलता है कंट्रोल से वापस से डिफाइन हम करते हैं, तो ऐसे करके। तो डिफाइन फेज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, कस्टमर के नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टीम को डेवलप करते हैं गोल्स के साथ, डिलीवरेबल्स के साथ, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट के साथ। मेजर्ड फेज में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं करंट परफॉर्मेंस, डेटा कलेक्ट करते हैं, एस्टैब्लिश अ कैपेबल मेजरमेंट सिस्टम, हम मेजरमेंट सिस्टम को एक यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं। एनालाइज फेज में हम रूट कॉजेज को फाइंड आउट करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, एनोवा हो गया, है ना। रूट कॉजेज डिफेक्ट ऑफ फेलियर का क्या है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इम्प्रूव फेज में फिक्स प्रॉब्लम्स, हम जो भी डिफेक्ट हमने यहाँ पे फेलियर का जो डिफेक्ट प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं और सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं, और मेजरमेंट री मेजर करते हैं रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आ रहा है। लास्ट आता है कंट्रोल फेज, दैट इज बेसिकली
क्या था हमारे पास, डाई मैक था ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हो गया डिफाइन, फिर मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड देन कंट्रोल, है ना। एनालाइज, मेजर एंड देन डिफाइन, हाँ ठीक है। तो ये कंट्रोल में हमारे पास क्या आ गया, मेंटेन करते हैं हम अपने इंप्रूवमेंट को, मॉनिटर करते हैं हमारे पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को, जिससे हमारे पास कोई भी दिक्कत ना आए। सिग्मा के टूल्स वही बता दिया आपको, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा वगैरह, कॉमन मेट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप लिख के आ सकते हो। फिर आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अब ये क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक ऐसा तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है किसमें प्रेडिक्ट करने का एफर्ट, कॉस्ट, टाइम, साइज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास साइज है, एफर्ट है, टाइम है, कॉस्ट है, वो जो लग रहा है उसको प्रेडिक्ट करने का तरीका ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। हमारा मेन जो क्राइटेरिया होता है गुड एस्टिमेशन, साइज देखा जाता है, एफर्ट देखा जाता है, शेड्यूल देखा जाता है और कॉस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसके अंदर हम आगे और भी चीजों को पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन आपको मैंने समझा दिया। अब क्यों एस्टिमेशन चाहिए, सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड बिडिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसके लिए, क्लाइंट के लिए बनाते हैं, कस्टमर के लिए बनाते हैं। अब वो भाई उसको अगर हम बताएंगे कि एस्टिमेट हमारा टाइम ये है कि हम 5 दिन में आपका सॉफ्टवेयर खत्म करके दे देंगे, हम हमारे पास 50,000 रुपए का बजट है हमारे पास, इसमें हम बना पाएंगे इसको। ये सारी चीजें अगर हम बताएंगे तभी जाके वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होगा और क्लाइंट के साथ हम नेगोशिएट कर पाएंगे। रिसोर्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का काम आता है, रिस्क असेसमेंट में काम आता है, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का काम आता है। क्या फ्लो रहता है हमारे एस्टिमेशन फ्लो, हमारे पास क्या रहता है, प्लानिंग, एस्टिमेट, एग्जीक्यूट एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुछ यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि हमारे पास क्या रहना है। देन आता है दोस्तों डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार देखता हूँ क्या ये दिख रहा है, जस्ट सेकेंड, यस दिख रहा है, कूल, सॉरी। हाँ ठीक है। तो दोस्तों जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े, जैसे बोएम्स मॉडल हो गया या फिर मैकॉल्स मॉडल हो गया, है ना, और जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी का जो मॉडल तो नहीं कह सकते उसको, बोलेंगे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वाला, उसका फ्लो चार्ट, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इमेजेस डाल दिया है, जो कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बनाकर आ सकते हो, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये ISO 9126 का क्वालिटी मॉडल है, और ऊपर जो है हम जितने भी मॉडल्स पढ़ के आ चुके हैं उनका मॉडल का एकदम डायग्राम है, आप इसको याद करके थोड़ा जा सकते हो, पढ़ के जा सकते हो, तो आप उसको बना के आ सकते हो, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले, है ना। तो बेसिकली ये था हमारा, जो कि मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए। ये आपको सिंगल PDF में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी PDF आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप टैप करोगे तो आपको ये दोनों PDF, जो भी नोट्स का है और ये साथ साथ ये वाला, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए वापस जाते हैं अपने पढ़ाई के फेज में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन टेक्निक। दोस्तों हम लोग सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन करते हैं, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम या तो प्रॉब्लम बेस्ड करें डिकम्पोजिशन, या तो प्रोसेस बेस्ड डिकम्पोजिशन करें। प्रॉब्लम बेस्ड हमारा क्या होता है कि हम अपने जो सॉफ्टवेयर है, या जो हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, उसको हम फंक्शंस में या फिर सब सिस्टम्स में बांट देते हैं। सब सिस्टम का मतलब होता है मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, जिससे हमें एस्टिमेट करने में इजीनेस हो। देन आता है प्रोसेस बेस्ड डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, प्रोसेस को हम अलग अलग टास्क में डिफाइन कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं, जैसे एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग अलग अलग ऐसी होती है, जिससे हम क्या कर सके इसको, हम इसको और अच्छी तरीके से एनालाइज करके एस्टिमेट कर पाए। अब उसमें हमारा जो आता है प्रॉब्लम बेस्ड के अंदर, पहला estimation method that is called LOC based estimation, that is called line of code based estimation। इसमें दोस्तों हमारा क्या रहता है, ये एक फॉर्मूला रहता है एफर्ट कैलकुलेट करने का, दैट इज एफर्ट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 4M अपॉन में 6। मान के चलो ये क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक, B जो होता है हमारे पास यहाँ पे पेसिमिस्टिक, एंड M जो होता है मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली का आपको 4 गुना करके डिवाइड करना है 6 से, और बाकी सबको सम करना है। टोटल एफर्ट जो है आप सम करके निकालोगे, प्रोडक्टिविटी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका LOC पर पर्सन मंथ आ जाएगा, ठीक है। देन आता है दोस्तों FP बेस्ड एस्टिमेशन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड साइज जब हमें पता ना हो दोस्तों, तो किस तरीके से हम अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हम एस्टिमेशन करते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे
प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन क्या होता है, हम जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसको लिस्ट डाउन करते हैं, टैबुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं एक्टिविटीज को, एंड उस बेसिस पे हम एस्टिमेशन करते हैं। और एनालॉजी, अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके एस्टिमेट कराते हैं या फिर एस्टिमेशन करते हैं तो वो हो गया एस्टिमेशन बाय एनालॉजी। अब आता है एम्पेरिकल, हमारा एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल। इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल। क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा से हम एफर्ट जो है डिराइव करते हैं, हिस्टोरिकल एफर्ट निकालते हैं, सीधी सी बात है कितना एफर्ट लगेगा। एफर्ट निकालते कैसे हैं, हिस्टोरिकल डेटा से। हिस्टोरिकल डेटा से जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू साइज, बी इंटू साइज की पावर सी। अब ए बी जो है वो एम्पेरिकल डिराइव कॉन्स्टेंट है। इसमें हमारे पास कोकोमो मॉडल आता है, सबसे पहला कोकोमो मॉडल आता है। बैरी बोहेम ने ही 1981 में कोकोमो का 81 मॉडल दिया था। इसके तीन मोड्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। ऑर्गेनिक जो होता है स्मॉल टीम्स के लिए, फैमिलियर एनवायरनमेंट और सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। सेमी डिटैच जो है वो मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, मिक्स्ड एक्सपीरियंस लोगों के साथ यूज होता है। एम्बेडेड जो है टाइट कंस्ट्रेंट, कॉम्प्लेक्स और रियल लाइफ प्रोजेक्ट और एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह के लिए हमारा एम्बेडेड वाला यूज होता है। इसमें आता है हमारा सबसे पहला बेसिक कोकोमो मॉडल। एफर्ट जो है और जो डेवलपमेंट टाइम है उसको कैसे निकालते हैं, ए बी की के लॉग बी की पावर बी, है ना। तो ए बी और बी बी जो है, जो भी है वो पूरा गिवन होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। और डी जो है दैट इज डेवलपमेंट टाइम निकालने के लिए सी बी और डी बी निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया होगा। और एफर्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो एफर्ट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप टाइम निकाल पाओगे। इंटरमीडिएट कोकोमो जो है मल्टीप्लाइज एफर्ट्स बाय 15 कॉस्ट ड्राइवर्स। इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एफर्ट को, एफर्ट जो भी हम निकाल रहे हैं ना, एफर्ट तो सेम ही निकालना है ये वाला। इसमें हमारे पास 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाके हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो होगा। जैसे प्रोडक्ट, हार्डवेयर, पर्सनल प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह। डिटेल्ड कोकोमो अप्लाइज दीज कॉस्ट ड्राइवर्स एट ईच फेज। अब एक होता है डिटेल्ड कोकोमो, वो क्या करता है, हर एक फेज के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस है उसमें हर एक फेज में हमारा क्या करता है, इस कॉस्ट ड्राइवर्स को अप्लाई करता है, अप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारा कोकोमो। अब कोकोमो टू एक आता है, हमने कोकोमो वन पढ़ा, बेसिक कोकोमो पढ़ा। कोकोमो टू क्या होता है, एक्सटेंड द कोकोमो, मॉडर्न कोकोमो होता है ये। इसमें हमारे पास मॉडर्न प्रैक्टिसेस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे रीयूज, प्रोटोटाइपिंग, कॉर्ड्स एंड ऑल दी भी सब मॉडल्स, एप्लीकेशन कंपोजिशन वगैरह वगैरह। बेसिकली मॉडर्न कोकोमो है जिसमें रीयूज और बाकी हम कैसे बचाए अपने रिसोर्सेज को, उसके बारे में बातें होती हैं। फिर आता है दोस्तों पुतनाम स्लिम मॉडल। ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल कर्व जो रिले कर्व होता है उससे इसको यूज करता है, और साइज, एफर्ट और टाइम को क्या करता है, लिंक करता है। इसमें सी के 1/3 और टी 4/3 होता है। के जो है वो टोटल लाइफ साइकिल एफर्ट होता है, टीडी जो है वो डेवलपमेंट टाइम होता है, और सी के जो है वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, छोटा सा मॉडल है ये भी हमारा। साइज निकालने के लिए, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर का साइज है जिसमें लाइन ऑफ कोड गिवन हो, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देन आता है एल्ब्रिज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ये जो है एलन एल्ब्रिज ने आईबीएम में 1979 में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के ऊपर उन्होंने अपना जो एस्टिमेशन मॉडल बनाया था, दिया था। इन्होंने 5 फंक्शन के टाइप्स बताए थे, 5 फंक्शन टाइप, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल लॉजिक इंटरफेस फाइल्स। ये क्या क्या होती है, एक्सटर्नल इनपुट की अगर मैं बात करूं, यूजर इनपुट दैट चेंजेस सिस्टम डेटा। ऐसा यूजर का इनपुट जो कि सिस्टम के डेटा को चेंज करता हो, चेंज द सिस्टम डेटा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इनपुट। रिपोर्ट, स्क्रीन, मैसेजेस टू द यूजर, जो कि बेसिकली उसके रिप्लाई में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल आउटपुट। अगर इनपुट आउटपुट पेयर जो है वो अपडेट कुछ नहीं हो रहा, बट इनपुट आउटपुट पेयर बस वो चाहिए हो रहा है, तो एक्सटर्नल इंक्वायरीज। अगर लॉजिकल ग्रुपिंग हो रहा है मेंटेन्ड विद द एप्लीकेशन, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल। लॉजिक ऑफ यूज बाय बट मेंटेन बाय अदर एप्लीकेशन, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है। पहली बात तो आप फॉर्मूला याद रखो यूएफपी का, और फॉर्मूला याद रखो आप वीएएफ का। इससे हम फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, यूएफपी इंटू वीएएफ। ठीक है, यूएफपी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया होगा तीन टाइप के वेट्स होते हैं, सिंपल, एवरेज एंड कॉम्प्लेक्स। आपको क्वेश्चन में ये वेट्स गिवन होंगे, और आपको दिया होगा ये कि ईआई का सिंपल वेट इतना है, एवरेज इतना, ये इतना। ठीक है, तो आपको मान लो बोला होगा कि 5 या फिर 6 सिंपल सिंपल ईआई, 7 मान लो कि ई क्यू है, ई ओ है, और एवरेज है ये, ऐसे करके गिवन होगा। आपको क्या करना है, यूएफपी निकालना है। यूएफपी क्या होता है, 7 है ना, 6 है मान लो सिंपल, अच्छा 6 ईआई है। ईआई जो है वो मैंने 6 ले लिया, और सिंपल बता रहा है तो 3, तो क्या हो गया 6 × 3 प्लस 7 ईओ बोला है, तो ये ईओ होगा। यहाँ पे कितना एवरेज बोला है, तो यहाँ चले जाऊंगा 5,
तो 5 हो गया। और इसका बेसिकली वेट कितना, अच्छा वेट तो मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 7 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा, इसको जब आप करोगे तो यूएफपी निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको पॉइंट कर दोगे, ये जो एफ के होता है बेसिकली दोस्तों, ये क्या होता है, एफ के बेसिकली हमारा 0 से 5 तक का कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो ये आपको सम करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वीएफ आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये यूएफपी निकालना समझा दिया, वीएएफ निकालना समझा दिया, और ये हमारा तरीका था, आप इसको निकाल के फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन पॉइंट? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, कोई लैंग्वेज अगर नहीं चाहिए हो रहा, यूजर ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स जजमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है, वेट्स जो है वो ओल्ड डेटा से हम डिराइव कर रहे हैं, लेस सुटेड टू द हैवी एल्गोरिदम सिस्टम, अगर जिसमें ज्यादा एल्गोरिदम या बहुत ही हैवी सिस्टम है एआई वगैरह का, उसमें हम ये वाला फंक्शन पॉइंट एनालिसिस नहीं कर सकते। देन आता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उप्स जिसमें लग रहा है, जो कि आधे से ज्यादा आजकल सॉफ्टवेयर में लग रहा है, उसमें कैसे हम अपना एस्टिमेशन करें। उसमें हम दोस्तों नंबर ऑफ क्लासेस, की क्लासेस के हिसाब से हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। इंटरफेस टाइप क्या है, जीयूआई, टेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर, क्या है वो जीयूआई टाइप, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर मतलब इंटरफेस टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोर्ट क्लासेस जितने भी हैं, की क्लासेस इनको मल्टीप्लायर से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सपोर्ट क्लासेस, और कंप्यूट करने के बाद हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आप ये रीडिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। सिमिलर केस में हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ और कंसेप्ट लिख रखे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अजाइल डेवलपमेंट जो होता है, स्क्रम मॉडल जो होता है, अजाइल रैपिड डेवलपमेंट जो मॉडल होता है, उसको कैसे हम जो है यहाँ पे एस्टिमेट करें, तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। हाँ, आप देख सकते हो स्टोरी आइटरेटिव और रिलेटिव होता है, तो स्टोरी पॉइंट हम देख सकते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ एफर्ट, फिबोनाची लाइक स्केल। स्टोरी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं प्लानिंग टीम, जो है मेंबर्स इंडिपेंडेंटली असाइन करते हैं स्टोरी पॉइंट को, जैसे ही हमारा जो भी बेसिकली काम हो रहा है, ठीक है, वो मीट होता है, या फिर जो भी टारगेट है वो मेट होंगे, तो धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, स्टोरी पॉइंट देंगे। तो जितना ज्यादा स्टोरी पॉइंट जो है कंप्लीटेड पर स्प्रिंट आपको पता है स्क्रम मॉडल में स्प्रिंट होता है, वो हर स्प्रिंट पे कितना स्टोरी पॉइंट्स हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। और बेसिकली अगर रिलीज प्लान के लास्ट में हम करते हैं टोटल बैकलॉग पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी और कितना अभी बचा हुआ है स्टोरी पॉइंट को कवर करना। वैसे ये वेब इंजीनियरिंग और ये सब का हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है। देन दोस्तों आता है हमारा टॉपिक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोस्तों हमें ये डिसाइड करता है कि वेदर अ प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वाइबल बाय कंपेयरिंग। बेसिकली दोस्तों जितना मैं पैसे लगा रहा हूँ, कोई भी कंपनी है वो अगर मान लो ₹10 लगा रही है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, क्या वो सॉफ्टवेयर आगे चल के उसको ₹20 देगा? व्हाट इज द बेनिफिट, कॉस्ट कितना जा रहा है एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना है ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ का। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकता है, सेटअप कॉस्ट हो सकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, डायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। आप इसको रीडिंग डाउन कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो स्टेप्स है, हालांकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट बेनिफिट निकालना पड़ेगा, टोटल बेनिफिट जितना भी हुआ, टोटल कॉस्ट कितना लगा उससे, ठीक है, प्रॉफिट बेसिकली। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, कैश फ्लो फोरकास्टिंग हम करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों हमारा कॉस्ट इतना हमने लगाया था 01 ईयर में, 08 ईयर में इतना, 1 ईयर में इतना, बेनिफिट कितना आया, इतना आया, जैसे मान लो। तो नेट कितना हो गया, बेनिफिट माइनस कॉस्ट, बेनिफिट माइनस कॉस्ट, तो ये निकल के आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर हम करेंगे, क्यूमुलेटिव अगर हम कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव प्राइस। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग रिवील्स व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड द मोस्ट कैश, कब ज्यादा कैश चाहिए होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट के इवैल्यूएशन टेक्निक यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या है वो, नेट प्रॉफिट और हमारा बेनिफिट माइनस कॉस्ट हो गया ये। टाइम टेकन फॉर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, पे बैक पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें हम आरओआई का कैलकुलेशन करते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, एंड आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं। ये फॉर्मूलाज को आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला को लगाकर आंसर निकाल सकते हो, है ना। देन आता है दोस्तों वही चीज है, क्या क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे टेबल समरी दे दिया है, आप इसको पढ़ के इवेल्युएट कर सकते हो। देन दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिस्क इवेल्युएशन। क्या आता है, रिस्क इवेल्युएशन हमारा आता है। रिस्क इवेल्युएशन क्या होता है दोस्तों, इट इज बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट जो होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रहती है, एक रिस्क रहता है। तो इसलिए रिस्क इवेल्युएशन जो है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, और प्लान करता है रेस्पॉन्सेज टू द पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि हमारे सॉफ्टवेयर फेस कर सकती है। अब रिस्क कहाँ कहाँ आ सकता है, प्रोजेक्ट में रिस्क आ सकता है, बजट, शेड्यूल, स्टाफिंग वगैरह में। टेक्निकल रिस्क आ सकता है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन वगैरह में। बिजनेस रिस्क आ सकता है, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, और नोन
जो है प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क भी हमारे पास यहाँ पे रह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिस्क एक्सपोजर कैलकुलेट करते हैं। रिस्क एक्सपोजर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई बाय द इम्पैक्ट ऑफ दिस। हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स रहता है, तो उसको यूज करके हम क्या निकालते हैं, इम्पैक्ट निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने रिस्क को, मतलब रिस्क एक्सपोजर आ गया। अब इस रिस्क एक्सपोजर जो है जैसे ही आ गया, तो कहाँ पे बहुत सारे रिस्क है, रिस्क वन है, रिस्क टू है, तो कौन सा रिस्क ज्यादा प्रायोरिटी में हमें रखना है, उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बेसिंग ऑन द रिस्क एक्सपोजर। तो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज अगर हम आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, चेकलिस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं। एनालिसिस, क्वालिटी, क्वांटिफाई द प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट, वही आर और ई निकाल सकते हैं रिस्क एक्सपोजर। प्रायोरिटाइज कर सकते हैं यूजिंग रिस्क, बता दिया आपको। प्लानिंग कर सकते हैं कैसे हम अवॉइड करें, ट्रांसमिट करें, मिटिगेट करें अपने रिस्क को। मॉनिटरिंग, रिस्क इंडिकेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आगे हुए रिस्क ना आए। रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी अवॉइडेंस, या तो आप बिल्कुल प्लान चेंज कर दो जिससे रिमूव हो जाए रिस्क। मिटिगेशन, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी और द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। ट्रांसफर, इंश्योरेंस या आउटसोर्सिंग करके आप ट्रांसफर कर सकते हो रिस्क को। एक्सेप्टेंस, रिजर्व बजट और टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर रिस्क, है ना। देन आता है दोस्तों सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोसेस मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, सीधा हम चले जाएंगे यहाँ पे प्रोसेस मॉडल के अंदर। प्रोसेस मॉडल हमारे पास आता है जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनता कैसे, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस मॉडल है। सबसे पहला आता है वाटरफॉल मॉडल। एक क्लासिकल सबसे पहला लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है। इसमें हमारा रिक्वायरमेंट बेसिकली फिर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस होता है। तो एकदम साइकिल की तरह, वाटरफॉल की तरह पढ़ते जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास बैक ट्रैकिंग नहीं है, इसका मतलब हम पीछे नहीं जा सकते। या तो रिक्वायरमेंट फिर डिजाइन फिर ऐसे करते, अगर मान लो यहाँ पे कुछ खराबी आ गई तो आपको वापस से इस रिक्वायरमेंट से ही शुरू करना पड़ेगा। तो नो बैक ट्रैकिंग, नो फीडबैक, है ना। A simple, structured, well documented for small projects. Disadvantage rigid है, no customer feedback until late and then ये। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है दोस्तों, हमारे पास अब प्रोटोटाइप हम बिल्ड करते जाते हैं पार्शियल रिक्वायरमेंट्स के साथ, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और रिफाइन करते हैं आइटरेटिवली। ज्यादा रिक्वायरमेंट को एक डिजाइन किया, बिल्ड प्रोटोटाइप, यूजर इवैल्यूएशन हुआ, रिफाइन किया, वापस को एक डिजाइन किया, जब तक ये चलता रहेगा। और अगर मान लो एक्सेप्ट हो गया तो प्रोडक्शन में हम ले आएंगे। कॉस्ट और टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाता है और बेसिकली एफर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे लगता है। स्पाइरल मॉडल बेसिकली आइटरेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे रिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज की गई है। एक्सप्लिसिट रिस्क एनालिसिस यहाँ पे है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कस्टमर इवैल्यूएशन। प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कस्टमर इवैल्यूएशन, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस। तो ये रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। तो इसलिए रिस्क अगर किसी के अगर जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या डीआरडीओ, इसरो, इन सब के प्रोजेक्ट में हमारे स्पाइरल वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट रिस्क हैंडलिंग सूट्स लार्ज मिशन क्रिटिकल सिस्टम एंड डिमांड्स रिस्क असेसमेंट फॉर दिस, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको। फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड, इंक्रीमेंटल मॉडल है, एस्टैब्लिश शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल 60 to 90 days। फेजेस क्या होती है हमारे पास, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन मॉडलिंग, ऐसे करके हमारे पास होता है यहाँ पे। और ये चलता रहता है। रैड के पेजेस, रैपिड एप्लीकेशन डेवलप, स्क्रम मॉडल का यूज करता है यहाँ पे। स्प्रिंट्स होती हैं यहाँ पे। तो ये अजाइल मॉडल है, बहुत ही ज्यादा अजाइल मॉडल हमारे पास यहाँ पे है। लिमिटेशन, रिक्वायर्स मॉड्यूलर सिस्टम, कमिटेड टू रिसोर्सेज टू फ्रॉम बोथ साइड, अनसुटेबल फॉर टेक्निकल रिस्क बहुत ज्यादा है तो अनसुटेबल होता है। स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हमारे पास है, कुछ कुछ मेथड्स है जो कि बेसिकली ऐसे डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डेटा टेबल्स एंड ट्रीज, है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक अपने सिस्टमेटिक अप्रोच ला सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे वाटरफॉल है, स्पाइरल है, प्रोटोटाइपिंग है, इंक्रीमेंटल और अजाइल है। अब इनमें हमारे पास कब कौन सा यूज करना चाहिए, अगर दोस्तों रिक्वायरमेंट्स हमें ज्यादा पता नहीं है, फजी है, यूआई यूएक्स जो है क्रिटिकल हमारे पास इधर है, तो हम प्रोटोटाइपिंग का यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा लार्ज, रिस्की और लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के हम स्पाइरल यूज करेंगे। टाइट डेडलाइन है, मॉड्यूलर सिस्टम हमारे पास है, रियूजेबल कंपोनेंट्स हमारे पास है, तो रैड यूज करेंगे। अजाइल मतलब वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स है, क्लोज कस्टमर कोलैबोरेशन हमें चाहिए, तो इसलिए ये करेंगे। और वाटरफॉल अगर रिक्वायरमेंट पूरा क्लियर है, फ्रोजन प्रोजेक्ट है, कोई भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट में हम वाटरफॉल यूज कर सकते हैं। देन हमारा टॉपिक आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, असाइन करते हैं और शेड्यूल करते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती है, पीपल, इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल, टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, जो सॉफ्टवेयर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो पाए कस्टमर को एक विद इन कॉस्ट और टाइम के अंदर। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज दोस्तों लिमिटेड है और एक्टिविटीज जो है बहुत सारी है उससे compete करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, तो हमें सही से शेड्यूल और एलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, जिससे सही से हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल
कर पाए। तो नेचर ऑफ रिसोर्सेज लेबर है, इक्विपमेंट है, मटेरियल, स्पेसेस, सर्विसेज, मनी, इसको किस तरीके से हम यहाँ पे करें। तो इसके लिए हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं, एक्टिविटी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट द स्किल टाइप्स एंड लेवल्स रिक्वायर्ड, एस्टिमेट द एफर्ट इनटू स्टाफ नंबर को कन्वर्ट करो। ऐसे करके आप क्या करते हो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बना के आप यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो। अब विजुअलाइजिंग के लिए आप गैंट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, रिसोर्स हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो, बर्न डाउन चार्ट का इस्तेमाल करते हो, स्लिप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप करके यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है। इसमें आता है हमारा प्रोजेक्ट, हमारा यहाँ पे आता है एक चीज, जिसमें सेकंड गाइस, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक ऐसा तरीका होता है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल जो परफॉर्मेंस डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं कि कितना हमारा सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस बेसिकली हम कर पा रहे हैं, एंड उसको कंपेयर करते हैं विद द प्लान टू डिटेक्ट डेविएशन, है ना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। एक सॉफ्टवेयर है वन, इसको मैंने बनाने का ठाना था, 5 डेज मेरे को लग जाएंगे, है ना। और मेरे को ₹20 मेरे को लग गया फॉर एग्जाम्पल। और अभी जो है मैंने इसको बनाना चालू किया, बनाने के चालू करने के बाद मेरे को अभी 7 दिन हो गया है, ठीक है। और 7 दिन में मेरा ये बन गया है, और मेरे को ₹25 यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ₹5 ज्यादा लगा, 2 दिन ज्यादा लगा। तो टाइम और कॉस्ट जो डेविएशन है उसको हमने कैलकुलेट किया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है। तो ट्रैकिंग एक्टिविटीज, एफर्ट्स, शेड्यूल को कलेक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज कितना हुआ है, गैंट चार्ट और ईवीएम इंडिकेटर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। और फिर कम्युनिकेट करेंगे अपने स्टेटस को, जो भी स्टेटस है स्टेक होल्डर्स को जिसने पैसे लगाए हैं। ट्रैकिंग मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास, वापस जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस रिपोर्ट। क्या होता है, आर द प्राइमरी ट्रैकिंग आउटपुट फॉर स्टेक होल्डर्स। ठीक है। स्टेटस रिपोर्ट एक गुड ब्रीफ एक्सेप्शन फोकस डेटा ड्रिवन रिपोर्ट होता है, जिसमें हमारे पास जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है और ऑर्डर है वो लिखा जाए, ओवरऑल स्टेटस क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, वर्क अकम्प्लिश दिस पीरियड, वर्क प्लान नेक्स्ट पीरियड, जो भी लिखा है वो सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है, एफर्ट एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस, की रिस्क एंड इश्यूज, सारी कुछ यहाँ पे लिखा होता है। अब यहाँ पे ईवीएम इंडिकेटर्स फॉर्मूला जो है हमने पहले से पढ़ा था। ईवीएम मतलब हमारे पास अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस, है ना। ईवीएम हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो आप ये फॉर्मूला वहां से रेफर कर सकते हो। माइलस्टोन एनालिसिस, ये क्या होता है दोस्तों, a significant point in the project schedule, typically marketing completion of the major deliverable is date। इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कह सकते हैं कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ट्रैकिंग होता है ना, प्रोग्रेस। तो हमें माइलस्टोन, फॉर एग्जांपल मैंने 22 तारीख को, 22 ऑफ अप्रैल को मैंने सोचा था कि मैं 1, 2, 3 ये 3 टास्क खत्म करूंगा, है ना। तो ये 3 टास्क क्या मैं खत्म कर पाया, अगर यस तो माइलस्टोन अचीव हुआ, अगर नहीं तो माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। तो प्रोवाइड विजिबल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस मार्कर्स, synchronize multiple sub teams, trigger the customer reviews, enable the schedule slippage detection। तो आप बना के इसको लिख सकते हो। अब इसमें कैसे हम माइलस्टोन एनालिसिस करें, सबसे पहले प्लान्ड और एक्चुअल माइलस्टोन अचीवमेंट डेट्स को आप कंपेयर करो। आप एक स्लिप चार्ट का यूज कर सकते हो, स्लिप चार्ट में एक्चुअल और प्लान का माइलस्टोन का आप देखो, कंप्यूट करो, प्लॉट करो स्लिप चार्ट को, और रिव्यू करो पूरी अच्छी तरीके से, एनालाइज द कॉज ऑफ स्लिप, क्यों स्लिप हुआ वो आप एनालाइज करके यहाँ पे आगे आगे जो है माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ माइलस्टोन, स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल और रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए हमारा माइलस्टोन अचीव करने के लिए। ठीक है। देन आता है एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड एनालिसिस ऑफ एफर्ट एंड शेड्यूल। ये क्या है हमारे पास, दिस एनालिसिस कंपेयर व्हाट वाज एस्टिमेटेड एट अ प्रोजेक्ट स्टार्ट विथ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है। तो एफर्ट वेरिएंस यहाँ पे हम निकालते हैं, ईवी परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन में एस्टिमेटेड इनटू 100। एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन में एस्टिमेटेड। शेड्यूल क्या होता है, एक्चुअल ड्यूरेशन माइनस प्लान ड्यूरेशन अपॉन में प्लान ड्यूरेशन। ठीक है। एक्चुअल हमारा पहला रहता है और प्लान और एस्टिमेट ऐसे रहता है। ठीक है। कॉजेज ऑफ वेरिएंस, अनस्टेबल या चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स। यहाँ पे शायद ये सॉरी, रियली सॉरी, ये शायद हमने खत्म कर लिया है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वालिटी मस्ट बी मेजर्ड, measured to be managed, measures fall into 3 classes: product metrics, process metrics और एक आता है हमारा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। क्या होता है,
सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिफेक्ट डेंसिटी, डिफेक्ट्स और के लॉक। हर एक पर के लॉक में, पर 1000 लाइन ऑफ कोड में कितने डिफेक्ट्स हैं, तो डिफेक्ट डेंसिटी कितना है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी डीआरई, डिफेक्ट फाउंड बिफोर रिलीज एंड टोटल डिफेक्ट कितने थे। मीन टाइम टू बी फेलियर एमटीटीएफ, मीन टाइम टू बी फेलियर्स कितना होता है बिटवीन टू फेलियर। कस्टमर रिपोर्टेड डिफेक्ट्स कितना है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। प्रोसेस मैट्रिक्स, एफर्ट्स और शेड्यूल का वेरिएंस कितना है, जो हमने पढ़ा अभी। एफर्ट मतलब एक्चुअल, एक्चुअल हमारा क्या था, कॉस्ट सॉरी, एक्चुअल हमारा, एक्चुअल माइनस यस एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन में एस्टिमेटेड इंटू 100, और एक्चुअल ड्यूरेशन माइनस एस्टिमेटेड ड्यूरेशन अपॉन में एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इंटू 100, तो ये हो गया हमारा वेरियंस, है ना। ये हो गया हमारा वेरियंस, ठीक है। ओके, ये हो गया प्लान ड्यूरेशन, रिव्यू इफेक्टिवनेस, रीवर्क ऑन एफर्ट परसेंटेज, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। देन आता है प्रोजेक्ट में टीम प्रोडक्टिविटी कितना है, शेड्यूल अडेरेंस, सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कितना है, डिफेक्ट रेट। डिफेक्ट रेट क्या होता है, डिफेक्ट रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड पर मिलियन लाइंस ऑफ सोर्स कोड पर फंक्शन पॉइंट पर यूनिट साइज। कितना डिफेक्ट रेट है कि बेसिकली डिफेक्ट पर के लॉग, है ना। हर एक 1000 लाइन ऑफ कोड में कितना डिफेक्ट है, या फिर हर एक पर फंक्शन पॉइंट कितना डिफेक्ट है, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्लोजर एनालिसिस। प्रोजेक्ट क्लोजर एनालिसिस दोस्तों क्या होता है। प्रोजेक्ट क्लोजर, पहली बात तो प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब होता है पोस्टमार्टम या फिर पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। इसका मतलब जब दोस्तों हमारा पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता है, फॉर्मली पूरा तैयार हो जाता है और हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के लिए और कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जो ट्रांजिशन है, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर। उसमें प्रोजेक्ट क्लोजर हम क्यों करते हैं, सबसे पहला पर्पस फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, कि हाँ भाई हमने जो भी कस्टमर ने मांगा था, क्लाइंट ने मांगा था, वो हमने क्या किया, डिलीवर किया है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मल हमारे पास एक्सेप्टेंस करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर हम करते हैं। रिलीज ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, जितना भी पैसा मतलब मनी, रिसोर्सेज और लेबर, फिर जितना भी मेमोरी वगैरह जो भी यूज हुआ था, रिसोर्सेज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज यूज हुए थे, उसको क्योंकि हम बना चुके हैं तो रिलीज कर देंगे और हमें चाहिए नहीं, इसकी जरूरत है। फाइनेंशियल क्लोजर, कितना अकाउंट पैसा कॉन्ट्रैक्ट कितना लगा, कितना कॉस्ट, पूरा जितना मनी रेवेन्यू जितना भी जनरेट हुआ, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब कुछ यहाँ पे करा जाता है। लेसन्स लर्न फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, हम यहाँ पे वो भी देखते हैं। प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स को हम आर्काइव करके रख देते हैं जिससे काम आगे फ्यूचर में आ पाए। अब रोल ऑफ क्लोजर एनालिसिस क्या करते हैं, क्लोजर एनालिसिस कन्वर्ट्स प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इनटू रीयूजेबल नॉलेज, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, एस्टिमेशन, कैलिब्रेशन, रिस्क रजिस्टर एनरिचमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैप्चर। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है फीड द सीएमएम, दैट इज कैपेसिटी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल या फिर आईएसओ। इम्प्रूवमेंट साइकिल विद डेटा ऑन वर्क व्हाट डिड नॉट वर्क, है ना। जो ये मॉडल्स हैं इनमें हम अपने डेटा को देख के डाल के देख सकते हैं कि क्या चीजें वर्क करी, क्या वर्क नहीं करी, हमने कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, शेड्यूल को बेसलाइन, शेड्यूल बेसलाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, माइलस्टोन को और अच्छे से हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्या क्या ऐसा करें। वो एस्टिमेशन कैलिब्रेशन हमने किया, रिस्क रजिस्टर, रिकॉर्ड विद रिस्क मटेरियल, जितना भी रिस्क इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में P1 बनाने में आया था उसको हम लिख के रख देते हैं, जिससे हम रिस्क आगे के फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है उसमें ना करें। एंड देन आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस कैप्चर, सक्सेसफुल टेक्निक्स टूल्स एंड पैटर्न्स, जो कि हमें पता चला इन द मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जिससे हम आगे के जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम उसको यूज कर पाए, यूज कर पाए। परफॉर्मिंग क्लोजर एनालिसिस, किस तरीके से हम अपना क्लोजर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रिगर। क्लोजर इज ट्रिगर्ड बाय कंप्लीशन ऑफ ऑल डिलीवरेबल्स, कस्टमर एक्सेप्टेंस और प्रोजेक्ट कैंसिलेशन। या तो हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, या तो कस्टमर बेसिकली एक्सेप्ट कर लेगा हमारे प्रोजेक्ट को, या तो हम पूरा जो है हमारा कंप्लीट भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया और हमने डिलीवर भी कर दिया। अगर इन तीन चीजों में से कुछ भी होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, तो हमारा प्रोजेक्ट सॉरी हाँ यस क्लोजर एनालिसिस जो है या प्रोजेक्ट क्लोजर जो है वो ट्रिगर होता है। फिर प्रोजेक्ट क्लोजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, फाइनल एफर्ट, कॉस्ट, शेड्यूल, प्लान वगैरह वगैरह। डिफेक्ट डेटा को हम यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं, डिफेक्ट डेटा को हम अक्रॉस द पेजेस प्लान करते हैं। रिस्क लॉग देखते हैं, टीम फीडबैक क्या था सर्विस के थ्रू, हम वो जानते हैं। डेटा कलेक्शन हो गया हमारे पास। क्लोजर मीटिंग, एक पर्टिकुलर वर्कशॉप या फिर मीटिंग होता है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं क्या सही हुआ, क्या सही नहीं हुआ, है ना। क्या सही हुआ, क्या सही नहीं हुआ, एंड क्या अलग तरीके से हम कर सकते थे, क्या बेस्ट प्रैक्टिस हम यूज करें स्टैंडर्डाइज करने के लिए, लेस एक्यूरेट या फिर मोस्ट एक्यूरेट कैसे हम करें।
फिर आता है क्लोजर रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट समरी हमारे पास बनता है, वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं, लेसन्स क्या हमने लर्न किया वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, रिकमेंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की हम क्या ध्यान में रख सकते हैं जिससे हमें और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, रिलीज द रिसोर्सेज, क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर था या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए थे उस सबको हम रिलीज करेंगे, क्लोज करेंगे। रिसोर्सेज जितना भी हमने यूज किया था उसको हम रिलीज कर देंगे। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स है, ट्रिगर, डेटा कलेक्शन, क्लोजर मीटिंग, क्लोजर रिपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, है ना, जिसमें हम रिसोर्सेज को रिलीज करेंगे। तो ये एक केस स्टडी है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जिसका एस्टिमेटेड हमारे पास यहाँ पे 12 मंथ का शेड्यूल है और 3 करोड़ का बजट है और 25 लोगों की टीम है। तो किस तरीके से हम कोकोमो 2 लगाएंगे या फिर एस्टिमेशन एस्टिमेशन फेज में क्या करेंगे, प्रोसेस मॉडल चॉइस में हमारे पास क्या होगा, जिसे स्क्रम मॉडल हम यूज करेंगे क्योंकि आइटरेटिव मैनर में प्रोटोटाइपिंग फॉर यूआई हमारे पास होगा तो इसलिए हम आइटरेटिव मैनर में करेंगे। रिस्क क्या क्या आ सकती है, रिस्क रजिस्टर हम बनाएंगे एक, है ना। और यहाँ पे हम लास्ट में फिर मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स आई हमारे पास वो मॉनिटर किया, और क्लोजर एनालिसिस जो कि मैंने आपको भी बताया, क्लोजर एनालिसिस करके हम खत्म करेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आप अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए अगर एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप गो थ्रू कर सकते हो जिससे आपका फायदा होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड चैप्टर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने जितना भी टॉपिक था अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया है, साथ ही साथ मैंने सारे डायग्राम्स यहाँ पे डाल दिए इस पीडीएफ में, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो है टॉपिक और ये पूरा सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के आज जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पूरा अच्छी तरीके से A to Z खत्म किया है, इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो अगर दोस्तों आपको मजा आया हो इस वीडियो में, प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे। जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं, अगर किसी को देखना है कि कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि हमने आज की वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में या सिलेबस में वो टॉपिक मैच कर रहा है तो आप वो पढ़ सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। एंड यस दैट्स इट फॉर माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच, हम मिलेंगे ऐसे एक धमाकेदार सब्जेक्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।